जी, प्रोग्राम है ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको आलिया शो ऑफिशियल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। हमारे साथ आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट जनाब वसीम अल्ताफ साहब। वसीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू आलिया। थैंक यू। आज हम बात करेंगे, अगर ये कहा जाए कि ये इशू और ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए खास तौर पर, इसको सफ़े अव्वल पर होना चाहिए, इसको नंबर वन होना चाहिए और इस पर डिस्कस होना चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए। तो अगर मैं ये कह रही हूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पर और हम बात करेंगे इस पर कि आखिर क्या वजह है कि कुछ दुनिया की नेशंस ऐसी हैं कि जो इस वक्त दुनिया पर रूल कर रही हैं, तरक्की करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें इसराइल भी है, जिसमें इंडिया भी है, जिसमें और आप कुछ देख लें जो फॉरेन कंट्रीज हैं। तो इनका एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है, किस वजह से वो इतना ऊपर पहुंच गई। और खास तौर पर हम बहुत पढ़ते और देखते और सुनते हैं कि इसराइल के एजुकेशन सिस्टम की बहुत बात की जाती है। वसीम साहब, आप जरा फरमाइएगा, आपने इसके ऊपर कुछ थोड़ी रिसर्च भी की कि क्या वजह है कि जो इतनी तारीफ की जाती है, कुछ नेशंस ऐसी हैं जैसे कि इसराइल की कि जी एजुकेशन सिस्टम कमाल का है। जरा बताइएगा कि क्या है उनके एजुकेशन सिस्टम। अच्छा आलिया, ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम तो अपनी जगह है। आप ये देखिए कि इस वक्त दुनिया की कम से कम 4 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इसराइल में हैं। और 100 में से कम 4 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज दुनिया की इसराइल में है। और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड की एक भी यूनिवर्सिटी पहली 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। तो एजुकेशन तो अपनी जगह पे उनकी हर लेवल पे उन्होंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो है वो डेवलप किया है। यानी किंडरगार्टन से लेके और हायर एजुकेशन तक बहुत एक आला सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है। लेकिन एजुकेशन से भी बेसिक जो एक चीज है वो है कि कल्चर के अंदर एजुकेशन को और लर्निंग को और एनलाइटनमेंट को और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दी जाती है। तो आप ये देखिए कि वहां पे ऐसा है, मसलन इसराइल की हम बात कर लेते हैं कि वहां पे एक माँ जो है ना, एक यहूदी माँ जो है ना, वो ये चीज चाहेगी कि उसका बेटा एक साइंसदान बने, एक इंजीनियर बने, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, एक स्कॉलर बने। वो ये नहीं कहेगी कि मेरा पुत्र काउंसलर बन जाए, एमपीए बन जाए, एमएनए बन जाए, वजीर आजम बन जाए। वो प्रेफर करेगी कि उसका बेटा जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में किसी इल्म के मैदान में वो ऊपर जाए। तो बेसिकली ये वो एक कल्चर है लर्निंग का, एजुकेशन का, आपकी प्रायोरिटीज का, कि आप किन चीजों को माशरे में अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो पूरा जो माशरा है वो उन चीजों की तरफ मायल होता है। तो बेसिक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ईडा यूनाथ जो हैं वो एक इजरायली खातून हैं जिनको 2009 में नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में। तो उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में अ, रोटी नहीं होती थी लेकिन किताबें होती थी हमारे घर में। उन्होंने कहा कि एक दफा वाले साहब घर से बाहर गए ब्रेड लेने के लिए, और हम सारे इंतजार में थे कि वो अभी ब्रेड लेके आएंगे और हम खाना खाएंगे। तो वो किताब लेके आ गए। तो इंतहाई गुर्बत के बावजूद भी घर में किताबें मौजूद थी। आप ये देखिए कि इसराइल की जो आबादी है वो 93 लाख है। एक और आपको दिलचस्प चीज बताऊं कि 93 लाख में 17.5 लाख मुसलमान हैं। यानी हम तो ये समझते हैं ना कि इंडिया में सारे हिंदू हैं और इसराइल में सारे यहूदी हैं, ऐसा नहीं है। 17.5 लाख मुसलमान इसराइल में रहता है। और वहां पे इसराइल में आप ये देखिए कि ये वाहिद मुल्क है जिसने अपना जो नॉन डेवलपमेंटल बजट है वो कम किया है। 1984 में 24% जो इसराइल का जो बजट था वो डिफेंस पे जाता, और 2012 में सिर्फ 16% जो है वो डिफेंस पे जा रहा है। यानी उन्होंने अपना जो बजट है उसको डाइवर्ट किया है उन्होंने एजुकेशन की तरफ। यानी एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी है इस वक्त। और हकीकत यही है कि जिसके पास आज के दौर में एजुकेशन होगी, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास नॉलेज होगा, वो ही डोमिनेट करेगा दुनिया। जी आलिया। जी, आपने ये बताया। अच्छा, मैंने कहीं पर
ये भी सुना पढ़ा कि उनकी जो इजराइल में ऐसा है कि जब बच्चे की पैदाइश से पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है कि जी। कैसे इसको पालना है, कैसे इसकी तरबियत करनी है और कैसे इसको कैसी एजुकेशन देनी। ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये आप देखिए, मैं आपको बताता हूं कि रिचर्ड फेनमैन एक नोबेल प्राइज विनर एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे वो। तो वो अब बताते हैं जी कि जैसे कि आपने कहा कि एक तो पहले से वो सारा प्लान करते हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी कि जब मैं बहुत छोटा था तो वाले साहब मुझे बाहर ले जाते थे, मुझे वो स्टार्स दिखाते थे, प्लैनेट्स दिखाते थे, मुझे वो मुख्तलिफ प्लांट्स दिखाते थे, मुझे घुमाते थे कि यार ये देखो, और फिर मेरे से डिस्कस करते थे। और बचपन में वो कहती है जी कि रात को खाने के बाद घर वाले सब बैठ जाते थे और किसी कंट्रोवर्शियल मौजू पे वो वाले साहब डिस्कशन इनिशिएट करते थे और फिर सबको इनकरेज करते थे कि वो उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, और हर कोई अपनी राय देता था और हर किसी की बात सुनी जाती थी। तो दूसरी जो चीज है वो ये है कि एक तो प्लानिंग के हमारा बच्चा जो है इसने साइंटिस्ट बनना है या इसने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या इसने इंजीनियर बनना है, ये वो पहले से ये इस पे वो फोकस करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पहले मैंने आपको फैमिली कल्चर बताया, दूसरी चीज है कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग, कि सवाल उठाएं, सवाल किए जाए। हमारे क्लासरूम्स में सबसे ज्यादा जो लफ्ज बोला जाता है वो है साइलेंस, साइलेंस प्लीज, खामोश। वहां ऐसा नहीं, वहां पे वहां पे इनकरेज किया जाता है कि वड्या नु जवाब देंदा है। ये अक्सर कहा जाता है हमारे यहाँ। अब वो जवाब नहीं दे रहा, वो सवाल कर रहा है और उस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। तो वहां पे इस चीज को इनकरेज किया जाता है कि बच्चा सवाल करे, क्वेश्चन करे, जो एक ट्रेडिशनल बिलीफ्स है, ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, उनको चैलेंज करे, क्वेश्चन करे कि यार ऐसे नहीं ऐसे। तो यही चीजें होती हैं जिनकी वजह से फिर सोसाइटीज आगे प्रोग्रेस करती हैं। और उसके बाद फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है डायस्पोरा, यानी जूस जो हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो इसराइल में है, और फिर अमेरिका में है, और फिर यूरोप में है, फिर ईरान में भी है, हर जगह फैले हुए हैं। तो जिन जिन मुल्कों में वो जाते हैं वहां पे उनको जाहिर है कि एक्सपोजर होता है। अब इसराइल में जो जूस हैं वो बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों से आए, वो रूस से भी आए, वो अमेरिका से भी आए, वो ईरान से भी आए, वो इंडिया से भी गए, पाकिस्तान से भी गए। यानी पाकिस्तान में 47 में 1300 जूस थे, सिनागॉग्स थे, कराची के अंदर जूस की अपनी एसोसिएशंस थी, यंग मेंस जूइश एसोसिएशन, जैसे यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। लेकिन वो हमने सारी खत्म कर दी। अब बहुत थोड़े से रह गए हैं कराची में जो अपने आप को जूश नहीं कहलवाते, वो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। एक जूश कब्रिस्तान भी है वहां। तो ये लोग जो थे ये पूरी दुनिया से जब इसराइल में गए तो पूरी दुनिया का कल्चर लेके गए, पूरी दुनिया की जो एक सकाफती डाइवर्सिटी थी वो सारी वहां पे मुजतमा हुई। और फिर जितना ज्यादा, जितनी डाइवर्सिटी होगी, जितना प्लूरलिज्म होगा, उतना ज्यादा फिर सोसाइटी और कल्चर जो है उसमें रिचनेस आएगी, उतना ज्यादा वो उसमें मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात जो है वो एक जगह पे इकट्ठे होंगे। हम हमारा तो ये है ना, हम कहते हैं यार अपना एक्सक्लूसिव होना चाहिए, हर बंदे को हमारी तरह सोचना चाहिए, हर बंदा जो है वो उसकी थॉट्स वही होनी चाहिए जो हमारे हमारी थॉट्स हैं। पेरेंट्स भी यही कहेंगे कि बच्चा जो है ना वो हमारी तरह ही सोचे, उस वो हमारे नक्शे कदम पे चले, नक्शे कदम पे चले। ये जरा गौर करें इस पे, यानी जो हमने किया ये भी वही करे। ऐसे तो नहीं होता ना जी, ऐसे ऐसे तो प्रोग्रेस नहीं होती, ऐसे तो डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये दूसरा फैक्टर है, पहला कल्चरल और फैमिली वैल्यूज, और दूसरा जो है वो एक कल्चर ऑफ क्वेश्चनिंग, कि जहां पे आप सवाल करते हैं, आप सवाल उठाते हैं, आप पूछते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे। जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है वो इसी वजह से हुई है कि लोगों ने सवाल उठाए हैं। हमारे यहाँ हर एक के पास जवाब है, सवाल किसी के पास नहीं है। सवाल करना ज्यादा मुश्किल होता है जवाब देने से। हर कोई जवाब दे रहा है, सवाल नहीं है हमारे पास। जी आलिया। अच्छा, हम तो ये देख दूसरा रहे ये हैं जी, इंपॉर्टेंट। जिस तरह हम जी जी। इसराइल करें इसी तरीके से जब हम देखते हैं हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जो टेक कंपनीज इस वक्त दुनिया की हैं, बड़े इदारे आप देख लें, अभी वर्ल्ड बैंक पर अजय बंगा
उनको लगाया गया। हम्म, आईएमएफ से लेकर हम्म, आप मतलब जितनी कंपनी जितने इदारे उठा लें, वहां पर उनका यूथ जो है वो रूल कर रहा है। उनके एजुकेशन सिस्टम और हमारे हम्म, एजुकेशन सिस्टम को तो एक जैसा होना चाहिए था। हम्म। वहां पे ऐसा क्या है? देखिए बात ये है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो इंडिया में जिन साहब को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया वो अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है जी। और उन्होंने आते ही उन्होंने कहा जी कि हम एक आजाद मुल्क हैं, हमें क्या क्या रिफॉर्म्स करने चाहिए। नेहरू ने, जो नेहरू थे, उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो इंडिया में उन्होंने सबसे ज्यादा जो उनका एम्फोसिस रहा वो एजुकेशन के ऊपर रहा। उन्होंने आईआईटीज बनाए। अब जो इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ शहरों में है वो दिल्ली में भी है, वो बॉम्बे में भी है, वो बेंगलोर में भी है, बहुत से शहरों में है वो। तो वो उन्होंने एस्टैब्लिश किए। उन्होंने आईआईएम एस्टैब्लिश किए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वो एस्टैब्लिश किए, यूनिवर्सिटीज बनाई। अबुल कलाम आजाद बजाते खुद एक बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, 47 किताबें उन्होंने लिखी। तो उनका जो पूरा जोर रहा वो इस चीज पे था कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन को प्रमोट करें, हम स्कूल लेवल पे एजुकेशन को प्रमोट करें, हम प्राइमरी लेवल पे यानी किंडरगार्टन लेवल पे प्रमोट करें। तो एक तो वो उन्होंने प्रमोट किया हर चीज को। फिर वो एक सेकुलर मुल्क था। सेकुलर मुल्क में किसी के साथ आप रंग और नस्ल और मजहब की बुनियाद पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। हमने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया ना यहाँ पे, उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, उन्होंने सबको आने दिया। अबुल कलाम आजाद जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए वहां के। ठीक है। डॉक्टर अबुल कलाम, सॉरी, हाँ, डॉक्टर अबुल कलाम प्रेसिडेंट बन गए। अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे, मैंने आपको बताया। और इसी तरह बहुत से लोग जो हैं जिनमें टैलेंट था, वो अपने टैलेंट की बेसिस पे वो ऊपर आए। अब एक तीसरा फैक्टर जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि होता ये है कि जब आप को ये पता हो कि एक खास सोसाइटी में आपकी प्रोग्रेस और आपकी डेवलपमेंट इसी सूरत में हो सकती है कि आप में टैलेंट हो, आपकी जात पात और आपकी आपकी आपका मजहब जो है वो उसमें हायल नहीं होगा आपकी प्रोग्रेस में, तो फिर आप आगे जाते हैं। तो इंडिया में आप दिलीप कुमार को देख लें, अब मोहम्मद रफी को देख लें, नौशाद को देख लें, अबुल कलाम को देख लें। इवन उनकी फौज के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर्स, इवन जनरल लेवल के वो मुसलमान आपको नजर आएंगे। ठीक है। और वो सिर्फ इसलिए कि उनमें टैलेंट था और वो इस वजह से ऊपर आए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप मिसाल के तौर पे एक इकोनॉमिस्ट को इसलिए नहीं आने देंगे यहाँ पे कि जी वो एक ऐसे मजहब से उसका तल्लक है जो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, जिया मियां की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। तो आतिफ वहां मियां पे बीइंग अहमदी वो कह रहे हैं कि ना आने दे, हाँ ठीक है, नहीं नहीं कबूल हो सकता, सही। वो नहीं हो सकता ना, वो आ जाते तो हो सकता है कुछ। हालांकि इससे पहले भी हमारे मुल्क में कुछ लोगों को ऊपर आने दिया गया, लेकिन अब तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह से लोग इस हवाले से देखें। तो यही वजह है। आप देखिए कि वो आगे जा रहे हैं। वो इस वक्त आप देखें वर्ल्ड बैंक, अजय बांगा, अजय बांगा ही उनका नाम है जो अभी अपॉइंट हुए हैं, वो अब वर्ल्ड बैंक में वो प्रेसिडेंट हैं। आईएमएफ की जो नंबर 2 है वो इंडियन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कल को इंडियंस जो है या इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो अप्रूव करेंगे कि पाकिस्तान को कर्जा मिलना चाहिए या नहीं? है जी। तो हम तो अभी अब इस तरफ जा रहे हैं। जी अभी ही ऐसा हो रहा जी। है। जाहिर है कि जो हेड होगा वही करेगा ना, अप्रूवल तो हेड से ही आती है। हाँ, अप्रूवल तो आती है, वहीं से आती है। तो हमें थोड़ा सा इस तरफ भी सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है। आप ये देखिए, फिर वही मैं बात दोबारा करूंगा कि इसराइल जो है उसमें उसकी आबादी 93 लाख, 93 लाख आबादी है और 1.5 करोड़ किताबें बिकती हैं इसराइल में हर साल। 1.5 करोड़ किताबें 93 लाख बंदा पढ़ता है।
और इस वक्त दुनिया में आपको मैं बताऊं कि इस जो यहूदी हैं उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो दुनिया में 1.5 करोड़ है। मुसलमान 150 करोड़ हैं। और इसराइली जो यहूदियों ने अब तक 212 नोबेल प्राइज जीते हैं। और 150 करोड़ मुसलमान जो हैं उन्होंने टोटल 13 नोबेल प्राइज जीते हैं, और साइंस में सिर्फ 3। और तीसरे डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उनको अगर आप निकाल भी दें मिसाल के तौर पे, कुछ लोग नहीं मानते कि वो मुसलमान है, ठीक है, तो 2 बचते हैं। और एक जो है वो अजीज सिनकार है जिनका तल्लक तुर्की से है। और दूसरा जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया लिया वो अहमद जावेल हैं जिनका तल्लक इजिप्ट से है। और ये दोनों जो है, याद रहे कि ये दोनों अमेरिका गए और अमेरिकी शहरियत ली और वहां पे रिसर्च की, और फिर उसके बाद उनको नोबेल प्राइज मिला। ये दोनों चले गए। यानी टोटल 150 करोड़ लोगों में आपको 2 या 3 बंदे मिलते हैं। और वहां पे 1.5 करोड़ यहूदियों में आपको 212 लोग मिलते हैं। और पिछली जो सदी थी, पिछली सदी में जिन लोगों ने तारीख के धारे को सबसे ज्यादा मुतासिर किया, 4 लोग थे जिनमें से 3 यहूदी थे। यानी आप ये देखिए कि कार्ल मार्क्स, ठीक है जी, सिगमंड फ्रॉइड और एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये तीनों यहूदी थे। और चौथे जो थे वो चार्ल्स डार्विन थे, वो क्रिश्चियन थे। लेकिन आप इनकी कंट्रीब्यूशन देखें कि यार ये लोग जो हैं, ये इन्होंने कितना। और आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं जी, डॉक्टर जोनास साल्क की। डॉक्टर जोनास साल्क जो थे उन्होंने पोलियो वैक्सीन इजाद की। वो पोलियो वैक्सीन जो कि बिला तफरीक रंग व नस्ल दुनिया के हर मुल्क के हर बच्चे को वो वैक्सीन लगाई जाती है पोलियो से बचाव के लिए। और उनको कहा गया, जोनास साल्क को, जो पोलिश जू थे, उनको कहा गया कि जी आप ये इसको पेटेंट करा लें। उन्होंने कहा जी मैं पेटेंट नहीं करवाता। उन्होंने कहा अच्छा फिर ये करें कि जो सोवियत यूनियन है ना वहां ये ना जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप ये बताएं कि क्या सूरज को किसी ने पेटेंट करवाया है? सूरज पेटेंट है? सूरज की रोशनी तो तमाम दुनिया के लिए है। तो ये पोलियो वैक्सीन तमाम दुनिया के बच्चों के लिए होगा। तो जहां पे ये थॉट हो, वहां पे वहां पे आप क्यों ना इन लोगों को आप एक इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, है जी। जी और वो आज देख लें आपके। जी बिल्कुल। जी प्लीज। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जितना जी। मैंने कहा, बल्कि जो आपने बात की आतिफ मियां साहब की, आतिफ जी। मियां की, जब इमरान खान ने उनको अपॉइंटमेंट की, आते ही कहा कि हम उनको रखेंगे, उसके बाद फिर वो पीछे हट गए, यू टर्न आया, और एकदम उस वक्त मैंने एक आर्टिकल भी लिखा इसके ऊपर। मैंने कहा कि ये मुल्क जो है ये पाकिस्तान, आतिफ मियां का पाकिस्तान भी है। लेकिन अब वो तो खैर क्या, हम्म। उसके अब कितना रोए पीटे, यानी इस तरह के मामला तो चलते रहते हैं। लेकिन मेरा आपसे मैं ये इस वक्त पूछना चाहूंगी कि जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही कल्चर, एक ही डीएनए, एक ही रस्मो रवाज, मतलब सब कुछ जो है, लेकिन फिर भी वो 75 ईयर्स में एजुकेशन में कहाँ से कहाँ निकल गए और हम कहाँ से कहाँ गिर गए। तो क्या आप समझते हैं कि इसमें मुलाइज्म का होना भी शामिल है, कि हम अभी तक अपने जो साइंस की किताबें हैं उनको कपड़े पहनाते हैं, जो फिगर्स हैं, जो शक्लें हैं, इसमें ये इसका भी रहा अमल दखल? जी 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 जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मुल्ला वो नहीं है कि जिसने दाढ़ी रखी हुई है और यहाँ पे कपड़ा लटकाया हुआ है और वो शलवार ऊपर की है, वो मुल्ला नहीं है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े लोग, जो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी मुल्ला है। वो अब उनकी दाढ़ी नहीं है बज़ाहिर, लेकिन वो मुल्ला है। उनकी थॉट जो है वो वही है, वो वैसे ही सोचते हैं, उनके ख्यालात वही हैं। और इन लोगों ने, यानी हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं, आप देखिए, वो क्लासरूम में जाके, वो फिजिक्स का प्रोफेसर है, वो लेक्चर देगा तो वो कहेगा जी देखें जी, बात ये है कि साइंस तो ये कहती है लेकिन ये सही नहीं है, असल बात कुछ और है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है। वो फिर वो मजहब की तरफ चला जाएगा। यानी वो फेथ बेस्ड थिंकिंग। अब बात ये है कि फेथ बेस्ड थिंकिंग इज नॉन थिंकिंग। वो जब आपने एक चीज पे पहले आप
आप फेथ ले आए, ईमान ले, और फिर आपने कहा कि अब जो भी आपने सोचना है, समझना है, वो इसी दायरा कार के अंदर होगा, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, तो फिर वहां पे कोई साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो ये जो थॉट है ना, थॉट है ये मुल्लाइज्म एक सिंबल है, ये उस थॉट का जो कि हमारे यहाँ प्रिवेल कर रही है इस वक्त लोगों में। और आप देखिए, आप मैं अभी वो हॉस्पिटल गया तो वो वहां पे वो एक रिपोर्ट किसी की लेनी थी, तो वो डॉक्टर मुझे कहता है जी मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या तोहफा दे रहा है मुझे। उसने दराज खोली, उसके अंदर से इतनी वो पम्फलेट से निकाले, कहता है जी ये आप जाके पढ़ें और ये को 20 लोगों को आगे भी दें आप। तो अब जहां पे ये, अब वो डॉक्टर है, वो अच्छा FRCS डॉक्टर है, वो मुझे ये कह रहा है कि यार ये आप जाएं और जाके ये बांटें लोगों में। तो अब तो यही हो रहा है, आप ये हमारे ग्रुप्स देख लें, ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स देख लें, वो जी ये 20 लोगों को आगे फॉरवर्ड करें, अगर नहीं करेंगे तो वो आफत आएगी आपके ऊपर, है जी, आपको कोई आपके साथ बुरा हो जाएगा। तो ये जो थॉट है ना, ये वाली, ये आप देखें ना, ये शुरू से ही, यानी मतलब अगर उस वक्त हम एक सेकुलर मुल्क बना लेते और वलायत को फरोग ना देते, हमारे तो लीडर्स वलायत को फरोग देते रहे। करारदादे मकासद क्या थी? करारदादे मकासद जो थी, वो पहला इंजेक्शन था जो दिया गया। उसके बाद फिर हमने माइनॉरिटीज की तरफ रुख किया और माइनॉरिटीज को हमने टारगेट करना शुरू किया। और उसके बाद फिर हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कहा जी कि अब ये है कि जी अब तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी बनाई जाए और इस्लामी अदालतें भी बनाई जाए, और जनाब ये छुट्टी भी जुमे की जाए, और फिर जनाब ये किया जाए। ये वो फिर प्योरली जब एक आप उस रास्ते पे चल पड़े तो फिर वापसी आसान नहीं होती, तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। अब आज जिस स्टेज में हम पहुंचे हुए हैं, उस स्टेज पे अब वापसी बहुत मुश्किल हो गई है। अब आपने इतना ज्यादा जो है वो रिलीजियोसिटी को आपने, आप हर शोबे में आपने दाखिल कर लिया है कि अब आपके लिए वापस पलटना बहुत मुश्किल हो गया है। और यही वजह है, आप देख लें कि इससे फिर जो वो एक खास तबका था उसको बड़ी शय मिली है, और अब वो आज ही देख लें, वो जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे हैं और रियासत जो है वो खामोश खड़ी है। रियासत में इतनी जरूरत नहीं है कि वो जाके उन्हें कहे यार ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों दुकानें बंद कर रहे हो तुम। रियासत इसीलिए कमजोर हुई ना कि आपने वो बोतल में से जिन को बाहर आने दिया। वो जिन जो है वो अब एक बहुत बड़ा अफरीत बन चुका है। तो जी जब बिल्कुल। वो अफरीत बन जाता है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता ऐसे ही ये TLP है। वाले दुकानें तो हड़ताल के लिए। हाँ हाँ, तो जी मुझे जी तो जी ऐसा जी। लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमें मैसेजेस आते रहे, हमने फॉरवर्ड नहीं किए, तो इसी बिना पर इतनी आफतें हमारे मुल्क के ऊपर आ गई। ऐसे ही लगता है फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेज तो शायद मुल्क आफतों से बच जाता। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ। वो फॉरवर्ड कर देते तो फिर हो सकता है कोई बचाव हो जाता, वो फॉरवर्ड नहीं किए तो इस वजह से वो, मेरा ख्याल है वो मसले अगर मसाइल हो रहे हैं। आप उन्होंने आपको पैम्फलेट निकाल के दिए ना, अगर कोई और लोगों से आप जी जी। मिलेंगे या और कौन से तोहफे देते हैं तो वो आपको इत्र की छोटी सी बोतल निकाल के देंगे, एक छोटी सी शीशी इत्र की दे देंगे, ये वहां से आई है। हाँ कोई कोई वो दे देंगे, मखमल का टुकड़ा दे देंगे, ये वहां का है, ये यहाँ का है, ये चीज उधर की है। ये ऐसी ऐसी दास्तानें सुनाएंगे और वो कहेंगे कि बस आप जो हैं आप, जन्नत आपके हवाले। तो बहुत बहुत जी जी शुक्रिया जी जी आपका, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक था। थैंक यू थैंक आलिया। यू, ओके टाइम दोबारा भी ओके, बात। थैंक यू वेरी